बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब वक्त आता है कि हम चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको देखें। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसको किस तरह से मैं लिखूं तो मुझे पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं। तो जरा देखिए, कहते हैं व्हाई इज द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन मेड हैवी इन द रिम। देखिए, ये जो आपका टायर होता है, यहाँ पर आपका जो है टायर के अंदर वो रिम लगा होता है, ठीक है, लोहे का या स्टील का हो सकता है। अच्छा, उस रिम के अंदर आप देखते हैं कि फ्लाई व्हील होता है, ठीक है, ये भी एक व्हील ही नजर आ रहा होता है, लेकिन इसे कहते हैं फ्लाई व्हील। वो फ्लाई व्हील आगे क्रैंक से अटैच होता है। तो जब इंजन पावर देता है वो क्रैंक घूमती है, और जब वो क्रैंक घूमती है तो उससे क्योंकि फ्लाई व्हील अटैच है वो फ्लाई व्हील घूमता है, और फ्लाई व्हील से आगे जो टायर अटैच है फिर वो टायर घूमता है। तो ये इस तरह से है, पहले क्रैंक आती है, फिर उसके बाद हमारे पास फ्लाई व्हील आता है, और फिर उसके बाद टायर आता है। अब देखिए जी, वो कहता है कि वो जो अंदर हमारे पास इस रिम के अंदर जो फ्लाई व्हील होता है ना, वो फ्लाई व्हील बहुत हैवी होता है। तो वो हैवी क्यों रखा जाता है? तो आपने इसका आंसर यूं देने का, पहले तो आप एक वन लाइनर आंसर दे दें कि इसमें बता दें कि क्यों रखा जाता है, और फिर उसको एक्सप्लेन कर दें रीजन के साथ, ठीक है। तो वो कहता है जी, द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज मेड हैवी इन द रिम। क्यों भाई हैवी? फॉर इंक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील, ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाए। आप लोग जानते हैं, थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है mr²। तो अगर मैं उसको हैवी करूंगा, उसका मैस ज्यादा हो जाएगा। जब फ्लाई व्हील का मैस ज्यादा होगा तो फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक लाइन में मैंने आंसर दे दिया कि फ्लाई व्हील को हम क्यों हैवी बनाते हैं, ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा हो जाए। लेकिन इससे भी ये समझ नहीं आती कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा हो गया तो उससे होगा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। तो हमारे पास अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम रीजन में। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि हमारे पास जब इंजन से पावर आती है तो वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि जो हमारी क्रैंक है वो फौरन तेजी से रोटेट करती है। जब वो तेजी से रोटेट करेगी तो फ्लाई व्हील भी तेजी से रोटेट करेगा। अब फ्लाई व्हील तेजी से रोटेट करेगा तो अचानक से हमारा जो व्हील है वो भी तेजी से रोटेट करेगा, जिससे गाड़ी अचानक से आगे को झटका लेगी, उसको जर्क लगेगा। जैसे आप बाइक पर जब बैठे हो तो अचानक से अगर आप रेस को फौरन ज्यादा से करें तो आप देखते हैं कि अचानक बाइक को एक झटका लगता है, जो कि पीछे जो शख्स बैठा होता है उसको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो उसको पीछे को झटका लगता है। तो यहां पर भी ऐसा होता है कि अगर हम चाहते हैं कि अंदर पैसेंजर्स जो हैं वो आराम से बैठे रहें, उनको ज्यादा जर्क फील ना हो, तो हम चाहेंगे कि हमारी जो गाड़ी है वो स्मूथ एक्सेलरेशन पकड़े, यानी अचानक से एब्रप्टली एक्सेलरेशन उसका चेंज ना हो। हम नहीं चाहते कि जर्क हो। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए जी, सबसे पहले तो आप देखें टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क इन द फ्लाई व्हील कैन बी गिवन बाय, यानी टॉर्क जो है वो आई अल्फा, ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। हम अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा इधर रखते हैं, आई उधर जाकर डिवाइड होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क ओवर आई। अब अल्फा क्या है? अल्फा एक्सेलरेशन है। आप दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि ये अल्फा जब बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब बॉडी बहुत तेजी से स्पीड चेंज करेगी, और इसी को हम कहेंगे कि अंदर जो लोग हैं उनको एक झटका लगेगा। तो हम चाहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज्यादा ना हो, बल्कि एक्सेलरेशन जो है वो कम हो। अब आप खुद सोचें, इस चीज को आपने कम करना है, तो इस चीज को कम करने का तरीकेकार क्या है? अगर आप देखें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेशन इनवर्स है। तो अगर आप इसको कम रखना चाहते हो ताकि पैसेंजर्स जो है वो स्मूथ ट्रेवल करें, तो फिर आपको ये जो नीचे डिनोमिनेटर में चीज है इसको ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको आई को, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ज्यादा करना पड़ेगा। तो पहली बात तो हमें समझ लगी कि फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ज्यादा करना पड़ेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला तो मैं आपको बता चुका हूं, आई mr² के बराबर होता है। तो मैं आई की वैल्यू इधर पुट कर दी है। तो इसका मतलब अगर आप अल्फा को कम करना चाहते हैं ताकि स्मूथ एक्सेलरेशन हो, ताकि स्मूथ रनिंग हो मोटर की, तो फिर हमारे पास जो मैस है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ग्रेटर मैस मीन स्मॉलर एक्सेलरेशन। तो मैस ज्यादा करने का मतलब क्या है? फ्लाई व्हील को हैवी करना पड़ेगा। तो ये वजह है कि हम जो फ्लाई व्हील है उसको हैवी बनाते हैं, ताकि जब वो हैवी होगा तो उसका मैस ज्यादा होगा, मैस ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ज्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो अगर ज्यादा पावर आती भी है हमारे पास इंजन में से, तो फ्लाई व्हील फौरन जल्दी से रोटेट नहीं होगा, क्योंकि उसका मैस ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास स्मूथ होगा। और यही हम देखते हैं गाड़ियों में ऐसा ही होता है, सिवाय उन गाड़ियों के जिनको रेसिंग कार्स हम कहते हैं, जैसे फार्मूला 1 रेसिंग कार, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रेस में हिस्सा लेना है ना,
तो हम चाहते हैं कि वो स्पीड पकड़े, तो इसलिए उनके केस में हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हम जो आमतौर पर गाड़ियां देखते हैं अपने सड़कों पर उनमें हम यही काम करते हैं। तो वो कहते हैं व्हेन द इंजन इज स्टार्टेड द क्रैंक गेट्स एनर्जी फ्रॉम द इंजन, ठीक है, तो क्रैंक जो है उसको एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ जर्क्स, लेकिन एनर्जी जो है वो झटकों की सूरत में होगी। द क्रैंक इज कनेक्टेड टू हैवी फ्लाई व्हील, ठीक है, अब क्रैंक मैंने आपको बताया था फ्लाई व्हील से कनेक्टेड होता है, हैवी फ्लाई व्हील अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन है, फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को कम रखना चाहता हूं तो फिर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा ना, तो वी नीड ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वी नीड ग्रेटर मैस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा करने का मतलब क्या है, मैस ज्यादा करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा ना, तो वी नीड ग्रेटर मैस फॉर ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, thus for getting more moment of inertia the flywheel is made heavy। तो आखिरी लाइन वही फिर से आ गई जो हमने लोगों ने बिल्कुल वन लाइन में आंसर दिया था कि फ्लाईव्हील क्यों हैवी रखा जाता है, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाए, उससे एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, उससे झटका कम लगेगा और जो व्हीकल है उसकी जो रनिंग है वो बहुत स्मूथ होगी। चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि उसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है। वो कहते हैं व्हाई इज द राइफल बैरल राइफल्ड। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा बैरल क्या होता है, ठीक है, बैरल ये हमारे पास वो नाली होती है, ठीक है, वो सिलेंडर होता है जिसमें से कोई बुलेट या कोई मिसाइल जब फायर किया जाए तो वो निकलता है। अब ये बैरल जो है वो दो किस्म की होती है, एक बैरल ऐसी होती है जो अंदर से बिल्कुल स्मूथ होती है, ठीक है, जैसे आम पाइप को अंदर से देखें, उसमें से जब कोई हमारे पास बुलेट फायर की जाती है तो वो बुलेट बिल्कुल स्ट्रेट जाती है लेकिन अपने एक्सिस पर स्पिन नहीं करती। लेकिन हम देखते हैं कुछ ये जो बैरल्स हैं वो ऐसी होती हैं कि उसके अंदर हम देखते हैं जो हेलिकल टाइप जो है वो ग्रूव्स होते हैं, यानी हेलिकल ग्रूव्स कुछ आप यूं इमेजिन करें जैसे पेच के ऊपर आप देखते हैं जो पेच कसते हैं उसके ऊपर चूड़ियां बनी होती हैं इस तरह से, या आपका जो बॉटल का जो कैप होता है उसके अंदर भी वो ग्रूव्स होते हैं जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टाइट और लूज होता है जब उसको हम स्पिन करते हैं। तो वो जो ग्रूव्स उस बैरल के अंदर बने होते हैं ना, तो वो ग्रूव्स में से या इसी तरह के वो ग्रूव्स जो है वो बुलेट के ऊपर भी होते हैं, तो जब बुलेट उसमें से गुजरती है तो क्योंकि ग्रूव्स हेलिकल होते हैं तो बुलेट आहिस्ता आहिस्ता घूमते घूमते निकलती है, तो जब वो तेजी से घूमते घूमते निकलती है जब वो बाहर आती है तो वो अपने एक्सिस पर यूं स्पिन कर रही होती है, देख रहे हैं। तो बुलेट जो है जो राइफल से निकली हुई बुलेट होती है वो सिर्फ सीधी नहीं जा रही होती बल्कि वो साथ साथ अपने एक्सिस पर स्पिन करते हुए आगे जा रही होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राइफलिंग क्या होती है। अच्छा, हम ऐसा करते क्यों, इसका वन लाइन में जो आंसर आपने देना वो ये है कि इससे टारगेट को हिट करने की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है, यानी आपकी बुलेट का टारगेट को हिट करने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास है बेसिकली वन लाइन में आंसर, द बैरल ऑफ अ राइफल इज राइफल्ड। राइफल्ड का मतलब उसके अंदर वो चूड़ियां डाली जाती हैं, ठीक है, मतलब टेक्निकल टर्म्स में कहें हेलिकल ग्रूव्स होते हैं उसमें, ठीक है, rifle to keep the bullet along the required direction and to hit the target accurately। रीजन क्या जी, रीजन ये है कि राइफलिंग इज, सबसे पहले आप बताएंगे राइफलिंग होती क्या है। इट इज द प्रोसेस इन विच हेलिकल ग्रूव्स, वो बात आ गई ना ग्रूव्स की, आर मेड इनसाइड बैरल ऑफ राइफल, ठीक है, वो जो राइफल की जो बैरल है उसके अंदर ये ग्रूव्स बनाए जाते हैं। व्हेन द राइफल इज फायर्ड, जब फायर करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ग्रूव्स है तो ग्रूव्स में से उसको घूमना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे आपके पास कोई कैप हो तो आप उस कैप को जो उसमें टाइट हुआ हो आप उसको फौरन ऐसे करके नहीं निकाल सकते, आपको उसके ग्रूव्स पर उसको घुमाना पड़ता है क्योंकि वो इस तरह से फंसा होता है। तो जब वो निकलेगा तो साथ साथ उसको स्पिन करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही जब इसको पावर मिलेगी, जब ये निकलेगी तो इसको भी साथ साथ स्पिन करना पड़ेगा। तो होगा क्या, द हेलिकल ग्रूव्स प्रोवाइड स्पिन टू द बुलेट, वो घुमाते हैं बुलेट को अलोंग इट्स लॉन्ग एक्सिस। उससे क्या होगा, दिस स्पिन मोशन इंप्रूव्स द एरोडायनामिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हमारे पास जो एरोडायनामिक स्टेबिलिटी मतलब हवा की स्टेबिलिटी, तो उससे क्या होता है, हवा जो है वो उस बुलेट को या मिसाइल को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करती, तो जो निशाना आपने लिया हुआ है फिर बुलेट उसी पर जाकर लगती है। द एरोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द बुलेट, ठीक है, तो उससे हमारे पास बुलेट की जो एक्यूरेसी है टारगेट को हिट करने की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलते हैं थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि उसका आंसर किस तरह से देना है। तो स्टूडेंट्स थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। वो कहते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉ एग एंड अ हार्ड बॉइल्ड एग, कि अगर हमारे पास एक अंडा जो बॉयल हुआ और एक रॉ एग है यानी कि वो बिल्कुल जैसे कच्चा अंडा होता है, तो हम बता सकते हैं। एक तो तरीका आसान ये है कि दोनों को तोड़ो
तो पता चल ही जाएगा। लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि बाय स्पिनिंग ईच ऑन अ टेबल, यानी कि उनको तोड़े बगैर क्या स्पिन करके आप बता सकते हैं कि अंदर से कौन सा बॉइल्ड एग और कौन सा जो है वो रॉ एग है। तो बिल्कुल जी हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यही आंसर देना है। उसने बोला कि क्या आप बता सकते हैं, तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो आप नहीं बता सकते या आप बता सकते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम बता सकते हैं, तो यही आपका पहला वन लाइन का आंसर हो जाएगा कि यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश का मतलब फर्क कर सकता है, बिटवीन अ रॉ एग एंड अ हार्ड बॉइल्ड वन बाय स्पिनिंग ईच ऑन अ टेबल। ठीक है, तो ये फर्क तो वो कर सकता है, लेकिन ये फर्क कैसे करेगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉ एग में ऐसी क्या खास बात है। ये मैंने अब जो शुरू वाली 3 लाइनें लिखी है ये रॉ एग के बारे में। तो अब देखें रॉ एग के बारे में, व्हेन अ रॉ एग इज अलाउड टू स्पिन, the liquid molecules inside the shell moves away from the axis of rotation। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहती है कि जब आप किसी चीज को रोटेट करते हैं तो सारी चीजें जो है वो किनारों की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो जब हमारे पास अगर जो अंडा है वो अंदर से कच्चा है, यानी कि लिक्विड है अंदर, तो फिर जब आप उसको स्पिन करेंगे तो आप इमेजिन करें कि वो सारा लिक्विड जो है वो दीवारों की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मैंने कुछ इस तरह से ये शो किया, ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? दीवारों की तरफ, जिसकी वजह से जो किनारे हैं जो शेल के, ठीक है, वहां पर हमारे पास लिक्विड ज्यादा हो जाएगा, जबकि सेंटर में लिक्विड कम हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में फिजिक्स में जब किनारों पर मैस ज्यादा हो जाए, सेंटर पर मैस की डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाए, फिजिक्स में इसे एक टर्म कहते हैं और वो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई चीज अपने सेंटर से दूर किनारों की तरफ मौजूद हो, सेंटर पर मटेरियल कम हो और किनारों पर ज्यादा मैस हो, तो हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो देखिए वो कहते हैं कि द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनसाइड द शेल मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मैंने शो किया हुआ है उससे दूर जाएंगे, किनारों की तरफ जाएंगे। उससे होगा क्या, वो आखिरी लाइन में मैं बता रहा हूं। एज ए रिजल्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स लार्ज। तो जब चीजें किनारों की तरफ चली जाए, सेंटर पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां पर मैस कम और किनारों पर मैस ज्यादा हो, एजेस पर डिस्ट्रीब्यूशन मैस की ज्यादा हो, तो इसे हम फिजिक्स में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। इसलिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एरो अपवर्ड लगा दिया ताकि आपको इस पूरी चीज का खुलासा याद रहे कि भाई रॉ एग के केस में हम लोगों ने क्या नतीजा निकाला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। ठीक है, अब जरा सोचें कि मेरे पास हार्ड बॉइल्ड एग है। भाई हार्ड बॉइल्ड एग के अंदर लिक्विड तो हो नहीं सकता, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल तो नहीं कर सकते। तो ये देखिए सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह पर मौजूद ही रहेंगे, तो इसका मतलब इसमें मॉलिक्यूल जो है वो किनारों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि सॉलिड है ना, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। जब किनारों की तरफ नहीं जाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा। दूसरे अल्फाज में रॉ एग की निस्बत कम ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन अ हार्ड बॉइल्ड एग इज अलाउड टू स्पिन, द सॉलिड मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एज अ रिजल्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंपैरेटिवली स्मॉल, उसके मुकाबले में कम स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये मैंने खुलासा लिख दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एक डाउनवर्ड एरो बना दिया ताकि पता चले कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो एक एक बात तो दोनों के बारे में पता चल गई कि रॉ एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा और हमारे पास जो बॉइल्ड एग होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। आगे देखिए, ये दोनों डायग्राम्स मैंने आपके सामने बना दी। अब इससे होगा क्या? आपको मालूम है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, यहां से ओमेगा निकाले, ओमेगा इज इक्वल टू L ओवर आई। तो L अगर कांस्टेंट हो तो ओमेगा के साथ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन बन रहा है वो ये वाला रिलेशन है, इनवर्स। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड कह लें, यानी आसान अल्फाज में घूमती हुई चीज की स्पीड। तो घूमती हुई चीज की स्पीड उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यही फॉर्मूला ये बता रहा है ना कि घूमती हुई चीज की जो स्पीड है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा था, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो इसकी एंगुलर स्पीड कम होगी, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, खुलासा लिखा ना मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम है तो इसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। यानी अगर मैं दोनों को एक ही फोर्स से स्पिन करता हूं, इन दोनों को एक ही फोर्स से स्पिन करता हूं, तो आप देखेंगे कि जो रॉ एग है उसकी स्पीड कम होगी और जो हार्ड बॉइल्ड एग है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसका नतीजा ये निकलेगा, क्योंकि हार्ड बॉइल्ड की स्पीड ज्यादा होगी तो वो देर से रुकेगा और जो रॉ एग है वो जल्दी रुक जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा बगैर अंडे को तोड़े कि कौन सा अंडा जो है वो रॉ है और कौन सा जो है वो बॉइल्ड है। जो जल्दी रुक गया वो रॉ है, जो देर से रुका वो बॉइल्ड एग है। लो भाई,
सो हार्ड बॉइल्ड एग विल स्पिन फास्टर, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था ना, तो ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली, इनवर्स रिलेशन है ना, एंड विल कीप स्पिनिंग फॉर लॉन्गर टाइम देन द रॉ एग। अब चलते हैं वापस फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरह से देना है। क्वेश्चन है व्हाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल, यानी एक बॉडी सर्कल में मूव करी है तो उसके एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है कि वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर क्यों होता है, यानी हमेशा सेंटर की तरफ क्यों होता है। तो आप लोग याद रखिएगा जब कोई चीज घूम रही हो तो उसमें हमारे पास हर वक्त अंदर को एक फोर्स लग रही होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और ये वो फोर्स है जो उसको बाहर दायरे से बाहर निकलने से रोकती है। यही वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा हो तो उस पर लग रही होती है, या एक राउंड अबाउट के गिर्द एक गाड़ी गोल चक्कर में घूम रही हो तो उस पर लग रही होती है, या कहीं पर भी आप देखें कोई भी चीज गोल चक्कर में घूम रही हो तो आप देखेंगे वहां पर कोई ना कोई फोर्स है जो उसको उस दायरे में यानी उस सर्कल में रखने पर मजबूर कर रही है। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन के बारे में वो पूछ रहा है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ क्यों होती है। तो उसके बारे में सबसे पहली बात हमें क्या बतानी है, हमें सबसे पहले यह बताना है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना वो होती हमेशा कहां है। तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा F इक्वल्स टू ma, तो A इज इक्वल्स टू F ओवर m। इस फॉर्मूला से बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है और वो ये है कि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा, यानी जिधर को फोर्स होगी उधर को एक्सेलरेशन होगा। तो अगर आप इधर को फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन भी इधर को होगा, अगर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन भी बैकवर्ड होगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर आपने बतानी है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्स की डायरेक्शन कहां है, और जब सर्कल में बॉडी मूव कर रही हो तो उस पर कौन सी फोर्स लग रही होती है। अभी मैंने आपको बताया सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हर लम्हा बॉडी को कहां रखती है, कहां को फोर्स अप्लाई हो रही होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि हमेशा सेंटर की तरफ लग रही होती है और एक्सेलरेशन ने फोर्स की डायरेक्शन में ही होना है, तो फिर एक्सेलरेशन भी हमेशा कहां होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे कि मैंने आपके सामने बनाया है कि अगर बॉडी यहां है तो इस पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन इधर को होगा सेंटर की तरफ, क्यों, क्योंकि इसकी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी इधर को होगी। इस पॉइंट पर है तो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स इधर को होगी तो एक्सेलरेशन भी इधर को होगा, इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर को। तो हमेशा बॉडी कहीं पर भी हो किसी भी लम्हे आप देखेंगे तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ होगा। तो इसको देखते हैं कि हमने लिखना क्या। The acceleration of a body is always directed along the direction of force। देखिए मैंने बात कर दी ना वो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पहले बताएं कहां होती है, फोर्स की डायरेक्शन। अब बताएं कि जब बॉडी सर्कल में मूव करे तो फोर्स लगती कहां है। When a body moves in a circle, the object experiences a force which is always directed towards the center of a circle। इस फोर्स को कहते हैं क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नाम से पता चल रहा है सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स। अब क्योंकि एक्सेलरेशन है फोर्स की डायरेक्शन में होना है और सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ है, तो फिर एक्सेलरेशन भी हमेशा सेंटर की तरफ ही रहेगा। एज मेंशन अर्लियर, जैसे हमने पहले बताया, दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग फोर्स। ये देखिए फॉर्मूला बता रहा है एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, सो एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एट एनी इंस्टेंट। तो फिर एक्सेलरेशन भी हर लम्हा सेंटर की तरफ होगा जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या कहती है और हम इसमें क्या आंसर दें और क्या डायग्राम बनाएं तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए वो कहता है अ बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग। ये देखें एक बॉल को हमने एक धागे से लटकाया हुआ है। इफ इट इज सेट स्विंगिंग इट ब्रेक्स वाई। अगर मैं इसको यहां पर लटकाया हुआ धागे से तो ये नहीं टूटती, लेकिन अगर मैं इसको यहां ले आता हूं और छोड़ता हूं तो ये स्विंग करेगी पेंडुलम की तरह, फिर ये टूट जाती है कभी कभी। ऑब्जेक्ट तो वही का वही है ना, तो फिर ये कैसे टूट जाती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इस पर क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इस वक्त ये बिल्कुल रेस्ट पर है। जब ये रेस्ट पर है तो एक ही फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, वो है इसका वेट, और वो डाउनवर्ड है। जब इसका वेट इसको नीचे को खींचेगा तो इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रिंग है उसमें एक तनाव, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। वो टेंशन अपवर्ड मैंने आपके सामने शो की। तो वेट नीचे को एक्ट कर रहा है तो टेंशन ऊपर को एक्ट कर रही है। अभी यहां पर टेंशन की वजह कौन है भाई, टेंशन की वजह इसको नीचे खींचने वाली फोर्स है यानी कि वेट ही है।
यानी कि एक बात तो यहां से हमें क्लियरली पता चल रही है कि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सिर्फ हैंग कर रहा हो, मूव ना कर रहा हो, स्विंग ना कर रहा हो, सिर्फ हैंग कर रहा है लटका हुआ स्ट्रिंग के साथ, तो उसको नीचे लगने वाली जस्ट एक फोर्स है वेट, और वही स्ट्रिंग में टेंशन की वजह भी बनेगी। तो ये देखते हैं जी, व्हेन अ बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग, जब हमने सपोर्ट दिया हुआ कोई स्विंग नहीं है, द ओनली फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड इज इट्स वेट। ठीक है, यहां वेट नहीं आना, यहां फोर्स आएगा, तो हम कहते हैं द ओनली फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, वो अकेली फोर्स जो डाउनवर्ड लग रही है वो क्या है, वो उसका वेट है, विच क्रिएट्स द टेंशन, और उसी की वजह से टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जब बॉडी रुकी हो तो उसकी टेंशन किसके बराबर होती है, बॉडी के वेट के बराबर होती है। स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो उससे हैंग होने वाली बॉडी के वेट के बराबर होगी। अब जरा देखिए, जब ये स्विंग कर रहा होगा तो क्या होगा, ये देखिए, जब ये स्विंग कर रहा होगा लाइक दिस, अब आप यूं सोचे थोड़ी देर के लिए, सर्कल को मैं पूरा अगर बढ़ाऊं तो ये एक सर्कल नहीं बनेगा, ये इस कर्व को अगर मैं पूरा बढ़ाऊं ऐसे ना, तो इसका मतलब जब कोई बॉडी स्विंग कर रही हो तो आप कह सकते हैं कि वो असल में एक सर्कल में मूव कर रही है। जब एक बॉडी स्विंग कर रही है तो आप कह सकते हैं वो एक सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, बस उसका जो स्विंग है वो सर्कल का छोटा सा पार्ट है। अगर मैं इसको पूरा जाने दूं तो फिर ये स्विंग करेगी तो पूरा हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा। और जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो आपको पता है बाहर को फोर्स लगती है, सर्कल से बाहर को, सर्कल के सेंटर से दूर, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि आप लोग देखें कि अगर हमारे पास एक गोला गंडा आप लोगों ने खाया होगा, जब वो गोला गंडा जो बनाकर दे रहा होता है, जैसे ही वो आखिरी में आकर ऐसे वो गोले को स्पिन करता है तो आप देखते हैं बर्फ जो है, बर्फ के जो टुकड़े छोटे छोटे होते हैं वो बाहर निकलते हैं। वो बाहर को क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सर्कल में बाहर को एक फोर्स लगती है, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो अगर इमेजिन करें ये सर्कल है तो इसमें बाहर को एक फोर्स लगेगी, जब ये स्विंग कर रहा होगा वो बाहर को फोर्स लगेगी, वो उसको मैं कह देता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FC कह देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी अब अगर आप गौर करें तो नीचे को लगने वाली कितनी फोर्सेस हैं, नीचे को लगने वाली एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और एक वेट है। जब ये रुकी हुई थी सिर्फ नीचे को वेट एक्ट कर रही थी, अब नीचे को दो फोर्सेस हैं, एक नई फोर्स आ गई और वो कहां से आई है, वो उसकी स्विंग की वजह से आई है, उसके ऐसे मूव करने की वजह से आई है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब मैं आपसे पूछूं कि नीचे लगने वाली कितनी फोर्सेस हैं, तो आप कहेंगे दो फोर्सेस हैं। पहले टेंशन की वजह सिर्फ वेट था, लेकिन अब टेंशन की वजह वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, तो एक नई फोर्स आ गई, तो टेंशन ज्यादा हो जाएगी। जब टेंशन एक हद से ज्यादा हो जाएगी तो स्ट्रिंग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो वही स्ट्रिंग जो जब स्विंग नहीं कर रही थी तो नहीं टूट रही थी, लेकिन स्विंग करते हुए इसका टूटने का चांस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो जाती है, और वो फोर्स कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ जाती है। तो देखते हैं इसको लिखना कैसे। व्हेन अ बॉल इज स्विंगिंग एडिशन टू इट्स वेट, उसके वेट के अलावा देयर इज अनदर फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, एक और फोर्स है जो नीचे को एक्ट कर रही है, उसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब टेंशन किसके बराबर होगी, क्या सिर्फ वेट के बराबर होगी, नहीं। नाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली बाय इट्स वेट, मैंने वेट तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है टेंशन में, बट ऑल्सो बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम यहां से इक्वेशन की फॉर्म में से यूं लिख सकते हैं, टेंशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले क्या था, टेंशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, of weight plus centrifugal force, and because of this increase in tension the string is more likely to break। तो चांस है कि स्ट्रिंग जो है वो स्विंग करते हुए टूट जाए, हालांकि जब वो स्विंग नहीं कर रही थी तो वो बिल्कुल सेफ थी। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि 6th शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है हम लोगों ने। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पढ़ता हूं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। An insect is sitting क्लोज टू द एक्सिस ऑफ अ व्हील, एक व्हील है, ये मैंने ब्लू में जो बनाई ये व्हील है, और इस व्हील के बिल्कुल सेंटर में एक इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है जो बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा वो क्या कह रहा है, इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द व्हील इज वेरी स्मॉल। आप इमेजिन करें कि जो व्हील है इस पे फ्रिक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत स्मूथ है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इस पर अपनी पकड़ नहीं रख सकता। ठीक है, तो फ्रिक्शन ना होने के बराबर है। तो वो कहते हैं डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द इंसेक्ट, तो बताएं इंसेक्ट का क्या बनेगा, उसकी क्या हरकत होगी, क्या मोशन होगी, कब, व्हेन व्हील स्टार्ट रोटेटिंग, जब व्हील जो है वो रोटेट करना शुरू कर देंगे तो इंसेक्ट को क्या होगा।
तो अब आप देखें यहाँ पर जब चीज सर्कल में मूव कर रही है तो उस पर अगर कोई चीज मौजूद हो तो उसको दो फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। एक वो फोर्स है जो अंदर को लग रही है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक वो फोर्स है जो रिएक्शन फोर्स है, वो बाहर को लग रही है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, याद रखिएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो जब हम किसी चीज के ऊपर होता है और वो घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से आती है। कहां से आती है? फ्रिक्शन से। अब जरा इमेजिन करें कि हमारे पास फ्रिक्शन तो है ही नहीं, जब ये रोटेट करेगा तो अंदर को लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि फ्रिक्शन से आनी थी वो तो बहुत कम होगी। तो सेंट्रीफ्यूगल यानी बाहर लगने वाली फोर्स और सेंट्रीपिटल यानी अंदर लगने वाली फोर्स में से कौन जीतेगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो बाहर लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर को सिरकना शुरू हो जाएगा, यानी इंसेक्ट जो है इस केस में आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाना शुरू हो जाएगा। जब वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाना शुरू हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाएगा तो आपको लगेगा जैसे वो एक स्पाइरल में मूव कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहा है और करते 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 वो किनारे पर पहुंच जाएगा। जब वो किनारे पर पहुंचेगा तो आपको पता है किनारे पर आकर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है वो रिमूव हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप बॉडी को लीव कर दिया उसने। तो रोटेटिंग बॉडी को लीव करने के बाद वो फौरन टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो ये आंसर लिखना कैसे? पहले तो आप बताएंगे कि इंसेक्ट को होगा क्या। तो व्हेन द व्हील स्टार्ट्स रोटेशन द इंसेक्ट विल फ्लाई अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होता जाएगा। वजह क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कम है। और वो क्यों कम है मैंने आपको बताया, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? फ्रिक्शन से, और उसने खुद स्टेटमेंट में कह दिया कि फ्रिक्शन ना होने के बराबर है। रीजन देखते हैं। व्हेन द व्हील बिगिंस टू रोटेट, जब व्हील रोटेट करना शुरू करता है, द स्मॉलर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी अनेबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शन जो है वो इतनी कम है तो वो जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना उसी जगह पर रहने के लिए वो दे नहीं सकती टू द इंसेक्ट। एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट विल नॉट रिमेन स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द व्हील एंड विल मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि जीत गई है इन दोनों में से, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के मुकाबले में सेंट्रीफ्यूगल जीत गई है, तो इंसेक्ट को बाहर को धक्का लगना शुरू हो गया एंड विल मूव इन अ स्पाइरल। और वो आहिस्ता आहिस्ता दूर जाएगा तो वो एक स्पाइरल में आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। कब तक? अंटिल इट फॉल्स ऑफ द रोटेटिंग व्हील, जब तक वो गिर नहीं जाता, व्हील से बाहर नहीं निकल जाता, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। और जब वो व्हील से बाहर निकलेगा तो मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि उस वक्त सेंट्रीपिटल खत्म हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन फोर्स है वो भी खत्म हो जाएगी और बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने फर्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।